विद्यार्थियों, एमडी स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। पीछे वाला जो हमारा 9 नंबर एपिसोड था उसके अंदर हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ एंडोस्पर्म भ्रूण कोश का परिवर्तन। आज का जो टॉपिक रहेगा डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो भ्रूण का परिवर्तन। तो आवक विधि पादपों के अंदर भ्रूण परिवर्तन की प्रक्रिया हम खास तौर से क्रूसिफेरी या ब्रेसिकेसी कुल का एक जो प्लांट है जिसका नाम हो जाएगा कैक्टेला बर्सा पेस्टोरिस। कौन से कुल का? ब्रेसिकेसी कुल का। प्लांट का नाम क्या हो जाएगा? कैक्टेला बर्सा पेस्टोरिस। तो उसके अंदर हम भ्रूण परिवर्तन की प्रक्रिया का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले एम्ब्रियो सैक या भ्रूण कोश के अंदर विद्यमान एग सेल और मेल गैमीट के संलयन से निर्मित द्विगुणित कोशिका को क्या बोल देंगे? जाइगोट या युग्मज बोल देंगे। यही जाइगोट भ्रूण परिवर्तन की प्रथम कोशिका कहलाती है। इसी प्रथम कोशिका या जाइगोट के अंदर सबसे पहले जो विभाजन होगा वो अनुप्रस्थ विभाजन या ट्रांसफर डिवीजन। अनुप्रस्थ विभाजन होते ही दो कोशिकाएं बन जाएगी। एक कोशिका जो माइक्रोपाइल एंड की तरफ होगी उसको हम क्या बोल देंगे? बेसल सेल, आधारीय कोशिका या सस्पेंसर सेल या निलंबक कोशिका। दूसरी कोशिका जो एम्ब्रियो सैक या भ्रूण कोश की तरफ होगी, शीर्ष की तरफ होगी, उस सेल को क्या बोलेंगे? एपिकल सेल या टर्मिनल सेल यानी शीर्ष से कोशिका। अब ये जो यहाँ पे ट्रांसफर सेक्शन पढ़ा है हमने अनुप्रस्थ विभाजन, इसके बाद में कई प्रकार के विभाजन यहाँ पढ़ेंगे। जैसे अनुप्रस्थ भी पढ़ेंगे, लॉन्गिट्यूडिनल डिवीजन, अनुदैर्ध्य विभाजन भी पढ़ेंगे, पेरिक्लिनल और एंटीक्लिनल डिवीजन के बारे में पढ़ेंगे। तो अब इसके बाद में क्या होगा कि बेसल सेल जो होगी, बेसल सेल में टीडी और एपिकल सेल में एलडी। इनको सस्पेंसर सेल बोलेंगे। ये एम्ब्रियोनल सेल। तो इस बेसल सेल के अंदर कौन सा विभाजन हुआ? ट्रांसफर डिवीजन या अनुप्रस्थ विभाजन, जिससे दो कोशिकाओं का निर्माण हो जाएगा। ये दोनों कोशिकाएं क्या कहलाती है? सस्पेंसर सेल या निलंबक कोशिकाएं कहलाती है। दूसरी जो हमारी एपिकल सेल थी, एपिकल सेल्स में लॉन्गिट्यूडिनल डिवीजन या अनुदैर्ध्य विभाजन होगा, जिससे दो कोशिकाएं का निर्माण होगा। ये दोनों कोशिकाएं क्या कहलाती है? एम्ब्रियोनल सेल कहलाती है। तो यहाँ तक जो एम्ब्रियो का जो परिवर्तन है, भ्रूण का परिवर्तन, वो चार कोशिकीय यूथी एम्ब्रियो या तरुण भ्रूण कहलाता है। इन चार कोशिकाओं में दो कोशिकाएं तो सस्पेंसर सेल होती है और दो कौन सी होती है? एम्ब्रियोनल सेल। इसके बाद में क्या होगा कि सस्पेंसर सेल्स में एक बार आगे विभाजन नहीं होगा, यही रुक जाएगा और एम्ब्रियोनल सेल्स के अंदर आगे विभाजन होगा। तो एम्ब्रियोनल सेल के अंदर अनुदैर्ध्य के लंबवत होगा। ये दोनों सस्पेंसर सेल है। हाँ, तो यहां से एपिकल सेल में हमने कौन सा विभाजन किया है? अनुदैर्ध्य विभाजन। दूसरा इन्हीं एम्ब्रियोनल सेल्स में कौन सा होगा? अनुदैर्ध्य विभाजन होगा। अनुदैर्ध्य या यूं कहेंगे कि प्रथम जो अनुदैर्ध्य विभाजन है उसके लंबवत विभाजन। तो प्रथम अनुदैर्ध्य है, दूसरा इसके क्या हो गया? लंबवत है। लंबवत विभाजन होते कितने कोशिकाएं बन जाएंगे? चार कोशिकाएं। इन्हीं चारों कोशिकाओं को एम्ब्रियोनल टेयर या भ्रूणीय सोपान बोल देते हैं। भ्रूणीय सोपान।
कितनी कोशिकाएं होगी? 4 कोशिकाएं। इसी 4 कोशिकाओं युक्त एम्ब्रियो को 4 सेल्ड एम्ब्रियो या 4 कोशिकीय भ्रूण कहते हैं, जो एक विशिष्ट संरचना जिसको क्वाड्रेंट बोल देते हैं या चतुष्टांशक, क्वाड्रेंट हो गया। तो क्वाड्रेंट का निर्माण किस विभाजन से हुआ? प्रथम अनुदैर्ध्य विभाजन के लंबवत विभाजन, प्रथम अनुदैर्ध्य के लंबवत विभाजन होने से 4 कोशिकाओं युक्त एम्ब्रियो का निर्माण हो गया, इसको क्वाड्रेंट बोल देते हैं। इसी क्वाड्रेंट के अंदर एक विभाजन और होगा, एम्ब्रियोनल टीयर और सस्पेंसर सेल, दोनों के अंदर ही, इन दोनों के अंदर ही कौन सा विभाजन होगा? अब आगे टीडी या अनुप्रस्थ विभाजन। अनुप्रस्थ विभाजन होते ही ऑक्टेंट या अष्टांश का निर्माण हो जाएगा। ये स्ट्रक्चर आ गई अपनी। तो क्वाड्रेंट का निर्माण हुआ। क्वाड्रेंट के अंदर जो 4 कोशिकाएं हैं, इन्हीं क्वाड्रेंट के अंदर एक कौन सा विभाजन होगा? अनुप्रस्थ विभाजन होते ही ये 4 कोशिकाएं कितनी कोशिकाओं युक्त संरचना का बना लेगी? 8 कोशिकीय संरचना बना लेगी। तो 4 तो ऊपर दिखाई दे रही है, 4 इसके नीचे हैं। तो ये न्यूक्लियस और ये न्यूक्लियस अलग अलग सेल के हो गए, यानी 4 ऊपर और 4 इसके नीचे। ये क्या कहलाती है? ऑक्टेंट। ऑक्टेंट या अष्टांश हो गया। ऑक्टेंट या अष्टांश का निर्माण किससे हुआ? क्वाड्रेंट से। किस विभाजन से? अनुप्रस्थ विभाजन से। यानी एम्ब्रियोनल टीयर जो है पूरा क्वाड्रेंट, उसके अंदर अनुप्रस्थ विभाजन हो गया। दूसरी जो हमारी ये सस्पेंसर सेल थी, जो 2 बनी यहाँ पे, इन दोनों सस्पेंसर सेल्स के अंदर भी कौन सा विभाजन होगा? अनुप्रस्थ से। कई अनुप्रस्थ विभाजन होंगे, जिससे सस्पेंसर लगभग 7 से 10 कोशिकीय, ये सस्पेंसर सेल कहलाएगी। सस्पेंसर सेल कितनी होगी संख्या में? 7 से 10। 7 से 10 कोशिकीय सस्पेंसर या निलंबक का क्या हो जाता है? निर्माण हो जाता है। सस्पेंसर या निलंबक का निर्माण भी किस विभाजन से? अनुप्रस्थ विभाजन से। अब सस्पेंसर जो या जो निलंबक है, इसकी जो आधारीय सेल है, जो बीजांड का या न्यूक्लियस के साथ चिपकी रहती है, इस विशिष्ट प्रकार की न्यूक्लियस सेल्स बना लेगी, जो भोजन का चूषण करने में सहायक होती है। इसलिए इसको चुस्कांग बोल देंगे। क्या बोल देंगे? चुस्कांग या हिस्टोरियल सेल। तो निलंबक की कौन सी कोशिका? आधारीय कोशिका किसका निर्माण करती है? चुस्कांग का। और निलंबक की ये शीर्षस्थ कोशिका जो किसकी तरफ जुड़ी रहती है? भ्रूण की तरफ जुड़ी रहती है। इस सेल को कहते हैं हाइपोफाइसिस। हाइपोफाइसिस या अधशक्तिका या हाइपोफाइसिस सेल होगी। अब यहाँ पे 2 क्वेश्चन बनते हैं कि जो निलंबक है कितने कोशिकीय? 7 से 10 कोशिकीय। निलंबक की आधारीय कोशिका का नाम बताइए, क्या कहलाता है? हिस्टोरियल सेल या चुस्कांग कोशिका कहलाती है। निलंबक की शीर्षस्थ कोशिका जो भ्रूण की तरफ जुड़ी रहती है, उसको क्या कहते हैं? हाइपोफाइसिस कह दिया। अब इन दोनों कोशिकाओं के कार्य, हिस्टोरियल सेल्स का चुस्कांग कोशिका का नाम से ही पता चलता है कि ये भ्रूण कोश के बाहर विद्यमान अन्य ऊतक न्यूक्लियस, बीजांड का या इंटेगुमेंट से भ्रूण परिवर्धन के दौरान क्या प्राप्त करती रहती है? भोजन या पोषण का चूषण करती रहती है। हाइपोफाइसिस अधस्फीतिका का कार्य हो जाएगा जैसे ही भ्रूण का पूर्ण रूप से परिवर्धन हो जाएगा। परिवर्धन होने के बाद में
एम्ब्रियो के अंदर जैसे ही रेडिकल या मूलांकुर बनेगा, तो मूलांकुर का एपेक्स जो भाग होता है, रेडिकल एपेक्स यानी मूलांकुर शीर्षस्थ भाग का निर्माण किसके द्वारा होता है? हाइपोफाइसिस। तो हाइपोफाइसिस का मुख्य काम क्या हो जाएगा कि भ्रूण परिवर्तन के उपरांत जैसे रेडिकल या मूलांकुर बनता है, तो मूलांकुर के शीर्ष भाग का निर्माण किसके द्वारा होता है? हाइपोफाइसिस। ये ऑक्टेंट हो गया। इस ऑक्टेंट से आगे हम पढ़ेंगे। अब ये जो अपना ऑक्टेंट बना है, इस ऑक्टेंट की प्रत्येक सेल के अंदर कौन सा डिवीजन होगा? पेरिक्लिनल। पेरिक्लिनल डिवीजन या परिणत विभाजन। ऑक्टेंट की प्रत्येक कोशिका में परिणत विभाजन होने के कारण बाहर की तरफ और अंदर की तरफ खास तौर से कितनी परतों का निर्माण हो जाएगा? 3 परतों का निर्माण हो जाएगा। ये 3 परतें बन जाएगी। इसके ऊपर वही वापिस हाइपोफाइसिस, निलंबक और ये शुष्कांग। तो ये जो अपना ऑक्टेंट था 8 कोशिकीय, इस 8 कोशिकीय में कौन सा विभाजन? पेरिक्लिनल या परिणत विभाजन। परिणत विभाजन के कारण बाहर की तरफ और अंदर की तरफ खास तौर से कितनी परतों का निर्माण हो जाएगा? 3 परतों का। बाहरी जो परत होगी इसको डर्मेटोजन बोलेंगे। दूसरी जो परत होगी पेरिग्लैम बोलेंगे। और तीसरी जो परत होगी उसको प्लीरोम बोलेंगे। तो 3 परतों का निर्माण हो गया। कौन कौन सी होगी? डर्मेटोजन, पेरिग्लैम और प्लीरोम। ये तीनों परतें ही आगे कई प्रकार के विभाजन जैसे एंटीक्लिनल है और पेरिक्लिनल डिवीजन के द्वारा विशिष्ट प्रकार के प्राइमरी टिश्यूज का निर्माण करेगी। प्राथमिक ऊतकों का निर्माण। प्राथमिक ऊतकों के अंदर बात करेंगे तो ग्राउंड टिश्यू आ जाएगा, जिसमें कॉर्टेक्स और पिथ की सेल्स आ जाएगी। डर्मेटोजन जैसे एपिडर्मल टिश्यू यानी एपिडर्मिस का निर्माण हो जाएगा। प्लीरोम जो होगी स्टिलर टिश्यू सिस्टम आ जाएगा। रंभजन तंत्र, रंभजन तंत्र के अंदर प्रोकैम्बियल टिश्यू यानी प्राथमिक एदा। प्राथमिक एदा के अंदर हम जाइलम और फ्लोएम का क्या हो जाएगा? परिवर्धन हो जाएगा भ्रूण के अंदर। तो यहां तक क्या हुआ? ऑक्टेंट में कौन सा? पेरिक्लिनल डिवीजन, परिणत विभाजन हुआ। परिणत विभाजन होते ही क्या बन गया हमारा? तीनों परतों का निर्माण हो गया। इसके बाद में जो होगा, जो आवर्तबीजी जो पादप होते हैं, आवर्तबीजी पादपों के अंदर जो एम्ब्रियो होता है वो हार्ट शेप या हृदय आकृति का होता है। हृदय आकृति का होने के कारण उसके शीर्ष भाग पे प्लीम्यूल प्रांकुर पाया जाएगा। लेटरल साइड पार्श्व में कोटिलिडन्स या बीज पत्र पाए जाएंगे और प्लीम्यूल के जस्ट पीछे वाले भाग पे रेडिकल या मूलांकुर होगा और कोटिलिडन्स जो होंगे उसके ऊपर वाले भाग पे एपिकोटाइल और आधारीय भाग पे हाइपोकोटाइल संरचनाएं हो जाएगी। तो उनका निर्माण और कर देते हैं यहाँ पे। ये हार्ट शेप एम्ब्रियो हो जाएगा और ये हाइपोफाइसिस। ये शुष्कांग। ये जो संरचना है इसको बोलेंगे प्लीम्यूल प्रांकुर।
ये जो स्ट्रक्चर है इसको रेडिकल, मूलांकुर, और ये जो संरचना है इनको बीज पत्र या कोटिलिडन्स बोलते हैं। बीज पत्र या कोटिलिडन्स। तो आवक बीजी पादपों के अंदर जैसे ये अपने डर्मेटोजन, पेरिग्लैंड और प्लेरोम ये आगे विभाजन करके प्राइमरी टिश्यूज या प्राथमिक ऊतकों का क्या कर देगी, निर्माण कर देगी, और अंततः एक मैच्योर एम्ब्रियो या परिवर्धित जो भ्रूण होगा आवत बीजी पादपों के अंदर, वो कैसी संरचना बना लेता है, हृदय आकृति की। हृदय आकृति की संरचना होने के कारण इनके शीर्ष भाग पे उभारनुमा संरचना है, उसको हम क्या बोल देंगे, प्लीम्यूल या प्रांकुर बोल देंगे। और दूसरा, इस प्लीम्यूल या प्रांकुर के लेटरल साइड या पार्श्व में दो बीज पत्र पाए जाएंगे, यानी कोटिलिडन्स नंबर 1 और ये हो जाएगा 2 नंबर हो गया। तो दो बीज पत्र प्लीम्यूल या प्रांकुर के पार्श्व भाग में पाए जाते हैं और एक रेडिकल या मूलांकुर पाया जाता है। इसके बाद में यहां जो संरचना होगी इसको एपिकोटाइल और हाइपोकोटाइल बोल देंगे। इसके ऊपरी भाग को एपिकोटाइल और ये हाइपोकोटाइल हो जाएगी आधारीय भाग पे। दो संरचनाएं और हो जाएगी जो भ्रूण परिवर्तन के दौरान भूमि के अंदर भी रह जाती है, बाहर भी रह जाती है, जिसके आधार पे ऊपरी भूमिक, अधोभूमिक टाइप के बीज का क्या हो जाएगा, अंकुरण हो जाएगा। ये सस्पेंशन बना दिया, ये स्टूडिया या सूचकांक बना दिया। अब रही बात, जैसे ये भ्रूण पूर्ण रूप से परिवर्तित हो गया, अब इसके अंदर प्लूम्यूल जो प्रांकुर है, प्रांकुर के द्वारा शूट सिस्टम यानी पर्व तंत्र का निर्माण होगा और रेडिकल के द्वारा रूट सिस्टम या मूल तंत्र का निर्माण होगा। तो यहां तक ये हो गया। इसके बाद में ये स्ट्रक्चर जो हमारी है, तीनों परतें जो है, डर्मेटोजन, पेरिग्लैंड और प्लेरोम, इनके द्वारा कौन कौन से प्राथमिक ऊतकों का निर्माण होता है वो और पढ़ लेंगे। उससे पहले इसको ब्रीफ संक्षिप्त में थोड़ा सा और दोबारा बता सकते हैं। डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, भ्रूण का परिवर्तन किस में पढ़ रहे हैं, आवर्त बीजी पादपों में, कौन से प्लांट में, क्रूसीफेरी का जो पादप है कैप्सुला बर्ता पेस्टोरिस में, फर्टिलाइजेशन यानी एग सेल और मेल गैमेट के संलयन से निर्मित द्विगुणित कोशिका को क्या बोलेंगे, जाइगोट, युग्मन। जो भ्रूण परिवर्तन की कौन सी कोशिका कहलाती है, प्राथमिक कोशिका। कौन सा विभाजन हुआ, टीडी अनुप्रस्थ, कितनी कोशिकाएं बन गई, 2 सेल। आधार की तरफ बनी है बेसल सेल, दूसरी कौन सी, उसी का दूसरा नाम क्या हो जाएगा, सस्पेंसर सेल। शीर्ष भाग की तरफ जो सेल्स बनती है एपिकल सेल्स या टर्मिनल सेल्स या शीर्षस्थ कोशिका। अब जो आगे विभाजन होगा इस बेसल सेल्स में, तो ट्रांसफर अनुप्रस्थ विभाजन, एपिकल सेल्स में कौन सा हो जाएगा, लॉन्गिट्यूडिनल डिवीजन, अनुदैर्ध्य विभाजन, जिससे कितने कोशिकीय युक्त या तरुण भ्रूण का निर्माण हो जाता है, 4 कोशिकीय। 4 कोशिकीय जो भ्रूण बनता है उसमें से 2 कोशिकाएं सस्पेंसर सेल और 2 सेल जो होती हैं उनको क्या बोलते हैं, एम्ब्रियोनल सेल्स या भ्रूणीय कोशिकाएं। अब ये जो स्ट्रक्चर है ये किस प्रकार विन्यासित रहती है, टी सेट या उल्टा टी, सीधा टी या उल्टा टी के रूप में ये 4 कोशिकाएं अवस्थाएं आपस में क्या रहती है, विन्यासित रहती है। इसके बाद में हम कहेंगे कि सस्पेंसर सेल में एक बार आगे विभाजन नहीं होगा, किसमें विभाजन होगा, एम्ब्रियोनल सेल। तो एम्ब्रियोनल सेल्स का निर्माण किसके द्वारा हुआ, अनुदैर्ध्य। तो यहां बोलेंगे प्रथम अनुदैर्ध्य विभाजन के लंबवत है, प्रथम अनुदैर्ध्य विभाजन के लंबवत विभाजन यानी लॉन्गिट्यूडिनल डिवीजन हुआ, एलडी। कौन सा विभाजन हुआ इसमें, एलडी। और एलडी विभाजन होते ही कितने कोशिकाओं का निर्माण हो गया, 4 कोशिकाएं। चारों कोशिकाएं क्या कहलाती है, क्वाड्रेंट या चतुष्टांश कहलाती है, जिसको क्या बोल देते हैं, एम्ब्रियोनल टीएस या भ्रूणीय सोपान। और ये 2 इसके सस्पेंसर सेल। इसके बाद में क्या होगा कि सस्पेंसर सेल और एम्ब्रियोनल टीएस, भ्रूणीय सोपान, इन दोनों के अंदर ही कौन सा विभाजन होगा, टीडी या अनुप्रस्थ विभाजन होगा। अनुप्रस्थ विभाजन होते ही ये जो चतुष्टांश है ये किस में बदल जाएगा, अष्टांश या ऑक्टेंट में बदल जाएगा। यहाँ हमने 8 कोशिकाएं बनाई गई, 4 इसके नीचे, 4 इसके ऊपर आ गई, ये ऑक्टेंट कहलाता है। सस्पेंसर सेल में कई अनुप्रस्थ विभाजन यानी टीडी होंगे, जिससे ये कितने कोशिकीय संरचना बना लेगी, 7 से 10 कोशिकीय। इस सस्पेंसर की आधारीय सेल्स जो न्यूक्लियस की तरफ या बीजांडकाय की तरफ होती है उसको हिस्टोरियल सेल या सूचकांक कहते हैं, जो पोषण का क्या करती रहेगी, शोषण करती रहेगी।
और इस सस्पेंसर की शीर्षस्थ कोशिका जो एम्ब्रियो या भ्रूण की तरफ होती है उसको क्या कहते हैं? हाइपोफाइसिस। हाइपोफाइसिस का कार्य क्या होगा? जब भ्रूण पूर्ण रूप से परिवर्तित हो जाएगा तो रेडिकल या मूलांकुर के शीर्ष भाग या रेडिकल एपेक्स, मूलांकुर के शीर्ष भाग का निर्माण किस कोशिका के द्वारा होता है? हाइपोफाइसिस। इसके बाद में आता है अपना ऑक्टेंट। कि ऑक्टेंट के अंदर आगे कौन सा विभाजन होगा? पेरिक्लिनल डिवीजन या परिणत विभाजन। परिणत विभाजन होते ये ऑक्टेंट कितने परतों का निर्माण कर लेगा? 3 परतों का। सबसे बाहर की तरफ जो परत होगी उसको डर्मेटोजन कह देते हैं, उसके अंदर की तरफ या मध्य परत को क्या बोलेंगे? पेरिब्लेम, और आंतरिक परत को क्या बोलेंगे? प्लीरोम। इन तीनों परतों में कई प्रकार के एंटीक्लिनल और पेरिक्लिनल डिवीजन होंगे जिसके द्वारा प्राथमिक ऊतकों का क्या हो जाएगा? प्राइमरी टिश्यूज का निर्माण हो जाएगा। वो इस डायग्राम के नेक्स्ट बाद अभी पढ़ेंगे। इसके बाद में क्या होगा कि जैसे ये तीनों परतें बन गई, इन तीनों परतों से अंततः आवत बीजीपादपों के अंदर एक हार्ट शेप्ड या हृदय आकृति के भ्रूण का क्या हो जाता है? निर्माण हो जाता है। भ्रूण या एम्ब्रियो के शीर्ष भाग में प्लीम्यूल के पीछे रेडिकल मूलांकुर हो जाएगा, ये प्रांकुर हो जाएगा। लेटरल साइड या पार्श्व में कोटिलिडन्स हो जाएंगे, बीज पत्र हो जाएंगे। बीज पत्रों की संख्या कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। बीज पत्र का ऊपरी भाग क्या कहलाता है? हाइपोकोटाइल, और आधारीय भाग क्या कहलाता है? एपिकोटाइल, और आधारीय भाग हो जाएगा हाइपोकोटाइल। अब इसके बाद में जो हमारा ये जो डायग्राम है इसके अंदर होने वाले विभिन्न प्रकार के विभाजनों से जो हमारे विभिन्न प्रकार के ऊतकों का निर्माण होगा वो देख लेते हैं। जैसे हमारी पहली बाहरी परत क्या है? ड्रमेटोजन। ड्रमेटोजन, ड्रमेटोजन में कौन सा विभाजन होगा? एंटीक्लिनल होगा। अपनत विभाजन, अपनत विभाजन के उपरांत ये किसका निर्माण कर देगी? एपिडर्मिस का निर्माण करेगी। इसके बाद में दूसरी जो परत आएगी पेरिब्लेम। पेरिब्लेम में एंटी एंड पेरिक्लिनल दोनों होंगे। एंटी एंड पेरिक्लिनल लीजन जिससे ग्राउंड टिश्यू का निर्माण होगा, भ्रूण ऊतक। और ग्राउंड टिश्यू को 2 भागों में बांट देंगे, कॉर्टेक्स और पिट, मज्जा कोशिकाएं। तीसरी जो हमारी परत होगी पेरिब्लेम, प्लीरोम हो जाएगी। पेरिब्लेम 2 नंबर होगी, प्लीरोम। प्लीरोम में भी एंटी एंड पेरी होंगे। एंटी और पेरिक्लिनल डिवीजन जिससे कौन सा टिश्यू बनेगा? स्टिलर टिश्यू सिस्टम। स्टिलर सिस्टम। रंभजन तंत्र, रंभजन तंत्र आगे चल के बना देगा प्रोकैम्बियल टिश्यू, प्राकेदा तंत्र। प्रोकैम्बियल टिश्यू, और प्रोकैम्बियल टिश्यू आगे चल के बनाएगा जाइलम और फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम। तो 3 प्रकार की। अब जैसे बात करते हैं विभाजनों की,
तो ये जो विभाजन होता है, चौक को यूं काटें तो ये अनुप्रस्थ विभाजन हो गया, टीडी हो गया। यूं काटेंगे तो ये कौन सा हो जाएगा, लॉन्गिट्यूडिनल या अनुदैर्ध्य। इसके अलावा जो हमारी कोई एक सिंगल सेल है, इस सेल के बाहर और अंदर की तरफ, बाहर और अंदर की तरफ जो कोशिकाएं बनती है तो परिणत विभाजन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, पेरिक्लिनल डिवीजन, परिणत या पेरिक्लिनल डिवीजन। अगर ये सेल पार्श्व में बनाए, क्या बनाए, पार्श्व में कोशिकाएं बनाए, तो वो विभाजन कौन सा कहलाता है, अपनत विभाजन या एंटीक्लिनल। तो इन पेरिब्लैंक और प्लेरोन में तो हमने एंटी और पेरी दोनों दिखाए हैं, यानी कोशिका ऊपर नीचे भी बनेगी, बराबर भी बनेगी। डर्मेटोजन से सिर्फ क्या बना रहे हैं हम, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम बना रहे हैं, संसाधन उत्तक तंत्र बना रहे हैं। संसाधन उत्तक तंत्र का निर्माण किस विभाजन से होता है, सिर्फ और सिर्फ अपनत विभाजन से। जैसे हम जनरली एक, चाहे रूट का डायग्राम हो चाहे स्टेम का डायग्राम हो, टीएस ऑफ स्टेम, टीएस ऑफ रूट, जैसे स्टेम का डायग्राम बनाते हैं, एपिडर्मिस होगी और ये क्यूटिकल होगी इसके ऊपर, क्यूटिकल होगी। अब देखिए इसमें ये जो सेल है एपिडर्मिस सिंगल लेयर है, तो इनका निर्माण किस विभाजन से होगा, अपनत से। जैसे ये एक सेल है, दो में बदल गई, आगे दो में बन गई, तो ये पूरा एक क्या बन जाएगा, रिंग बन जाएगा। जैसे टीएस ऑफ स्टेम देखते हैं, तने के अनुप्रस्थ काट देखते हैं, तो बाहर की तरफ एपिडर्मिस है, हाइपोडर्मिस है, उन सब का निर्माण किससे, एंटीक्लिनल। इसके बाद में जैसे कॉर्टेक्स बनाते हैं, ग्राउंड टिश्यू, तो ग्राउंड टिश्यू यूं भी बन रहा है और यूं भी बन रहा है। तो कोशिकाएं अंदर और बाहर की तरफ भी वृद्धि कर रही है, परिधि की तरफ भी आ रही है, केंद्र की तरफ भी आ रही है, बराबर में भी वृद्धि कर रही है। तो उस विभाजन को क्या कहेंगे, पेरी और एंटी दोनों मिश्रित है। ऊपर नीचे पेरिक्लिनल और बराबर में कौन सा हो गया, एंटीक्लिनल है। तो यहाँ पे तीन प्रकार के जो हमारे ये परतें जो बनी है एम्ब्रियो के अंदर, डर्मेटोजन, पेरिब्लैंक और प्लेरोन, इनके अंदर एंटी और पेरिक्लिनल डिवीजन के द्वारा प्राथमिक ऊतकों का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। तो ये जो हमारा टॉपिक था, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, भ्रूण का परिवर्तन आवर्तबीजी पादपों के अंदर। प्लांट कौन सा हो गया, क्रूसिफेरिका, कैप्सुला, बर्सा, पेस्टोरिस के अंदर हमने पढ़ लिया डिटेल में कैसे कैसे विभाजन हो रहे थे, और एक हृदय आकृति का एम्ब्रियो या भ्रूण का परिवर्तन कंप्लीटली पढ़ लिया है। सभी ऊतकों का निर्माण किस प्रकार से होता है वो पढ़ लिया है। ये जो हमारा एपिसोड नंबर है 11, कितने नंबर रह गया, 11 नंबर जो एपिसोड है, तो जो आवर्तबीजी पादपों के हमने जितने भी टॉपिक निकाले हैं वो टोटल के टोटल इन 1 से लेके 11 जो एपिसोड निकाले गए, इनके अंदर क्रमबद्ध रूप से अध्ययन किया जा रहा है। अब जैसे आवर्तबीजी पादपों के अंदर जन्म की बात करते हैं, तो एक दो टॉपिक और रह गए। जैसे इसके बाद में सीड का निर्माण, बीज का निर्माण हो जाएगा, फल का निर्माण हो जाएगा, ओव्यूल जो है वो बीजांड जो है वो बीज में कैसे परिवर्तन होते हैं, किस प्रकार के रासायनिक चेंजेज आते हैं वो पढ़ लेंगे, और लास्ट में जैसे पार्थिनोकार्पी अनिषेक फलन हो जाएगा। थैंक यू।